नमस्ते, मैं संजुलता असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत मॉर्टगेज यानी कि बंधक, इसकी डेफिनेशन और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। टीपी यानी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 58 में मॉर्टगेज की डेफिनेशन दी गई है और इसके प्रकारों का वर्णन किया गया है। सेक्शन 58 के क्लोज ए में मॉर्टगेज की, मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजी, मॉर्टगेज डीड, मॉर्टगेज मनी, इन सबको परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले कि मॉर्टगेज होता क्या है, तो सेक्शन 58 ए में इसके डिफाइन किया गया, इसे परिभाषित किया गया है। मॉर्टगेज को हम सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति ए है, उसे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, वह 20 रुपये मांगता है। बी उसे रुपये देने को तैयार है, परंतु वह कहता है कि मुझे रुपये, मैं तुम्हें रुपये तो दे दूंगा, परंतु मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि तुम मुझे रुपये लौटा दोगे, और तुम मुझे रुपये नहीं लौटाओगे तो मैं सिक्योरिटी से रुपये और उसका ब्याज की भरपाई कर लूँगा और मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर यदि ए नामक व्यक्ति है, वह बी व्यक्ति के पास में चल संपत्ति सिक्योरिटी के रूप में रखता है, प्रतिभूति के रूप में रखता है, तो उसे गिरवी कहा जाता है, जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। तो गिरवी में तो चल संपत्ति प्रतिभूति के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में रखी जाती है। और यदि यहाँ पर ए नामक व्यक्ति अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को, यानी जमीन जायदाद को सिक्योरिटी के रूप में, प्रतिभूति के रूप में रखता है, तो उसे बंधक कहा जाता है। तो गिरवी में चल संपत्ति प्रतिभूति के रूप में रखी जाती है और बंधक के अंतर्गत अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है। तो बंधक के अंतर्गत अचल संपत्ति को सिक्योरिटी के रूप में रखकर धन उधार लिया जाता है। अब हम सेक्शन 58 ए में जो इसकी डेफिनेशन दी गई है बंधक की, उसको देखते हैं। सेक्शन 58 के क्लोज ए के अनुसार बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए या फिर दिए जाने वाले धन के समुदाय को, या वर्तमान या भावी ऋण के समुदाय को, या ऐसे वचन बंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है, प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। तो इस डेफिनेशन में जो वर्ड्स यूज किए हुए, जैसे कि बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति है, तो विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति क्या होती है? विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति यानी कि स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका तात्पर्य है कि जो बंधक करता है, जब अपनी संपत्ति को बंधक रखता है, तो उसे बताना होगा कि उसने कौन सी संपत्ति प्रतिभूति के रूप में रखी है। यदि उसके पास एक से अधिक संपत्तियां है, तो उसे ये पूरा डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर वो लोन, जो ऋण उसने लिया है, उसको वो चुकाने में असफल रहता है, तो कौन सी संपत्ति दायी होगी? क्या उसकी सारी संपत्तियां दायी होगी या इसमें से कोई एक संपत्ति दायी होगी? क्योंकि उसके पास में अगर दो से ज़्यादा संपत्ति, एक या एक से अधिक संपत्ति है, तो जैसे कि एक संपत्ति तो उसकी जोधपुर में है और एक संपत्ति जयपुर में, अचल संपत्ति, तो अगर उसने जो ऋण लिया है वो नहीं चुका पाता है, तो कौन सी संपत्ति दायी होगी? जोधपुर संपत्ति दायी होगी या जयपुर संपत्ति दायी होगी? तो यहाँ पे जो बंधक रखी जाती है संपत्ति, वो स्पेसिफिक होती है। उसको बताना पड़ेगा कि अगर मैंने लोन नहीं चुकाया, मैंने उधार नहीं चुकाया, तो मेरी जोधपुर संपत्ति दायी होगी या फिर जयपुर वाली संपत्ति दायी होगी। दोनों में से उसे एक बताना ही पड़ेगा। फिर है हित का अंतरण। बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी हित का अंतरण है। यहाँ पे हित का अंतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे जो ओनरशिप होती है, जो उसकी जो अचल संपत्ति, उसका ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता, उसका केवल इंटरेस्ट का, उसका हित का ही ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि जो बंधक रखा जाता है अचल संपत्ति का, उसमें केवल हित का ही ट्रांसफ़र होता है, इंटरेस्ट का ही ट्रांसफ़र होता है, ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता है। जो उधार लिया गया धन है वो भूतकालीन, वर्तमानकालीन या भविष्यकालीन हो सकता है। यानी कि जो पहले कोई उधार लिया गया था उसको भी सिक्योर किया जा सकता है प्रतिभूत अचल संपत्ति को बंधक रख के। जो वर्तमान में जो ऋण लिया जा रहा है उसके एवज में भी प्रतिभूति रखी जा सकती है, और जो भविष्य में जो लिया जाएगा उसके लिए भी प्रतिभूति रखी जा सकती है बंधक के रूप में।
और किसी पक्षकार द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया जिससे मनी संबंधी दायित्व उत्पन्न होते हैं, उसके संबंध में भी बंधक रखा जा सकता है। यानी कि दो पक्षकार है और एक पक्षकार कहता है कि तुम मेरे लिए ये काम कर दो, तुम्हारे लिए जो भी रुपए बनेंगे या जो भी मेरे ऊपर जो भी दायित्व आएगा उसको चुकाने के लिए मैं अपनी अचल संपत्ति बंधक रखता हूँ। तो यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, ऐसे वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है उसको भी बंधक के द्वारा सिक्योर किया जा सकता है। तो ये तो होगी डेफिनेशन सेक्शन 58 के क्लोज ए के अंतर्गत। बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति यानी कि स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में के किसी हित का वह अंतरण है, यानी कि इंटरेस्ट का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए या दिए जाने वाले धन के संदायकों या वर्तमान भावी ऋण के संदायकों या ऐसे वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकते हैं प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। प्रतिभूत करना, उसको सिक्योर करना। तो ये तो हो गई बंधक की परिभाषा सेक्शन 58 के क्लोज ए में। इसी सेक्शन यानी सेक्शन 58 के क्लोज ए में ही कुछ दूसरी परिभाषाएं भी दी गई है। कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है? सब बंधक कर्ता यानी कि मॉर्टगेजर कौन होता है? जो संपत्ति बंधक का ट्रांसफ़र, जो बंधक संपत्ति यानी कि जो अचल संपत्ति का ट्रांसफ़र करता है, यानी जिसकी बंधक संपत्ति होती है और जो उधार लेता है उसे मॉर्टगेजर या फिर बंधक कर्ता कहा जाता है। संपत्ति को बंधक संपत्ति उधार रखा ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में, तो वह क्या होगा? मॉर्टगेजर होता है, बंधक कर्ता होता है, जो बंधक करता अपनी संपत्ति को। फिर होता है मॉर्टगेजी कौन होता है? बंधक ग्रहीता कौन होता है? जो संपत्ति को बंधक अपने पास में बंधक रखता है, जिसके पास संपत्ति बंधक रखी जाती है और उससे रुपए उधार लिए जाते हैं। जो रुपए उधार देता है बंधक संपत्ति को बंधक रख के, उसे क्या कहते हैं? बंधक ग्रहीता। फिर है मॉर्टगेज डीड क्या होता है? जिस डीड या फिर विलेख से अचल संपत्ति बंधक रखी जाती है, धन उधार लिया जाता है, वह से बंधक विलेख कहा जाता है। फिर आता है मॉर्टगेज मनी में क्या क्या शामिल होता है? प्रिंसिपल मनी यानी कि जो उधार लिया और उसका जो ब्याज बनता है उसे कहते हैं मॉर्टगेज मनी। प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट जिसके रिटर्न को सुरक्षित किया गया है मॉर्टगेज मनी कहलाता है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन सेक्शन 58 के क्लोज ए के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज। जो मॉर्टगेज है वो कितने प्रकार के होते हैं? बंधक कितने प्रकार के होते हैं? मॉर्टगेज 6 प्रकार के होते हैं, जिसके संबंध में प्रावधान सेक्शन 58 के क्लोज बी से लेके सेक्शन 58 के क्लोज जी तक में दिए गए हैं। सबसे पहला सेक्शन 58 बी में है सादा बंधक, सेक्शन 58 के क्लोज सी में है सशर्त विक्रय के द्वारा बंधक, सेक्शन 58 डी में है भोग बंधक, सेक्शन 58 ई में है इंग्लिश बंधक या फिर अंग्रेजी बंधक, सेक्शन 58 के एफ में है हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक और सेक्शन 58 जी में है विलक्षण बंधक। तो हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है सादा बंधक किसे कहते हैं? यानी कि सिंपल मॉर्टगेज में क्या होता है? इसमें जो संपत्ति है, जो अचल संपत्ति बंधक रखी जाती है, उसका कब्जा बंधककर्ता के पास ही रहता है। यानी कि बंधक तो रख दी है संपत्ति को, परंतु उसका जो कब्जा अभी भी बंधककर्ता के पास ही है। उसका जो स्वामी है उसी के पास में उस संपत्ति का कब्जा रहता है। बंधककर्ता बंधक ऋण चुकाने के लिए अपने आप को व्यक्तिगत रूप से दायी करता है, यानी कि उत्तरदायित्व तो अपने आप लेगा कि वह उस बंधक ऋण को चुका देगा। इसमें बंधकदार को यह अधिकार होता है, बंधकदार या बंधक ग्रहीता, उसको यह अधिकार होता है कि बंधककर्ता के द्वारा संविदा के अनुसार बंधक ऋण का संदाय नहीं किया जाता है, उसका भुगतान करने में अगर वह असफल होता है तो यहाँ पर वह बंधक संपत्ति का विक्रय कर सकता है। तो साधारण बंधक में क्या है? साधारण बंधक में जो अचल संपत्ति उसका कब्जा बंधककर्ता के पास ही रहता है। बंधककर्ता बंधक ऋण चुकाने के लिए अपने आप को व्यक्तिगत रूप से दायी करता है।
और अगर बंधककर्ता ऋण नहीं चुका पाता है तो वहाँ पर बंधकदार को बंधक ग्रहीता को अधिकार होता है कि बंधक संपत्ति का विक्रय कर दे। इस प्रकार सादा बंधक में बंधक करते समय बंधक विलेख में शर्त का उल्लेख होता है कि बंधक धन की अदायगी न होने पर बंधक संपत्ति का विक्रय करके राशि वसूल की जा सकती है। और ऐसा विक्रय जो बंधक ग्रहीता वह अपना आप नहीं कर सकता, ऐसा विक्रय न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या उपचार है? न्यायालय द्वारा बंधक संपत्ति को बिकवा सकता है और जो बंधकदार है, बंधक ग्रहीता है, वो बंधककर्ता पर बंधक ऋण प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद ला सकता है। तो ये हो गया साधारण बंधक। सेकंड आता है सशर्त विक्रय के द्वारा बंधक। इसके बारे में प्रावधान सेक्शन 58 के क्लोज सी में दिए गए हैं। इनके पूरे सेक्शन याद करने पड़ेंगे। कौन से सेक्शन में कौन से बंधक के बारे में बताया गया? साधारण बंधक, जहाँ से बंधक के प्रकारों की शुरुआत होती है। सेक्शन 58 के क्लोज बी में सशर्त विक्रय के द्वारा बंधक सेक्शन 58 के सी में दिया गया है। स से सी हो जाएगा, ऐसे याद किया जा सकता है। सशर्त विक्रय के द्वारा बंधक में क्या होता है? इस प्रकार के बंधक में बंधककर्ता बंधक विलेख में बंधक संपत्ति को बंधक ग्राही को दिखावटी रूप से विक्रय कर देता है। सशर्त विक्रय द्वारा है तो जो उनका जो बंधक विलेख होगा उसमें वो दिखावटी रूप से जो बंधक संपत्ति है उसका विक्रय कर देता है, दिखावटी रूप से विक्रय कर देता है। इसके अंतर्गत बंधककर्ता व बंधक ग्राही में ये शर्त होती है कि यदि निश्चित दिन बंधककर्ता ऋण नहीं चुका पाया तो बंधक संपत्ति का बंधक ग्रहीता के नाम विक्रय मान लिया जाएगा। यानी कि प्रारंभ से उसको विक्रय के रूप में दिखाते हैं कि अगर वो निश्चित दिन को जो ऋण है उसको नहीं चुका पाएगा तो उसका विक्रय बंधक ग्रहीता के नाम मान लिया जाएगा। और यदि बंधक धन चुका दिया जाता है बंधककर्ता के द्वारा तो बंधक संपत्ति पुनः बंधककर्ता के पास चली जाएगी। तो यह एक बनावटी विक्रय होता है। इस प्रकार की शर्त का उल्लेख बंधक विलेख में किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार के बंधक में बंधककर्ता जैसे ही भुगतान करने की शर्त का उल्लंघन करता है वैसे ही बंधकदार बंधक संपत्ति का स्वामी बन जाता है। फिर आता है भोग बंधक। भोग बंधक सेक्शन 58 के क्लोज डी में इसके बारे में कहा गया है। ये क्या कहता है? भोग बंधक का अर्थ क्या होता है? भोग का मतलब होता है यूज करना। इस प्रकार के बंधक में जो बंधक संपत्ति है उसका आधिपत्य, उसका कब्जा बंधकदार को प्रदान कर दिया जाता है। इसमें बंधक धन चुकाने का बंधककर्ता का व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है। इस प्रकार के बंधक में बंधककर्ता बंधकदार को अधिकार देता है कि जब तक तुम्हारा दिया हुआ ऋण और उसका ब्याज की अदायगी नहीं हो जाती, उसकी वसूली नहीं हो जाती है, तब तक मेरी इस अचल संपत्ति का कब्जा तुम्हारे पास में रहेगा। तो इस प्रकार के बंधक में बंधक संपत्ति का कब्जा तब तक बना रहता है जब तक कि बंधकदार बंधक धन व ब्याज वसूल नहीं कर लेता है। इसमें बंधक संपत्ति का आधिपत्य सौंपना जरूरी होता है। इसमें बंधकदार को बंधक धन प्राप्त करने का कोई भी अन्य तरीका नहीं है। यानी कि जो बंधक संपत्ति उसके पास तब तक रहेगी जब तक कि वो अपने ऋण की वसूली नहीं कर लेता है और उस ऋण पर जो ब्याज बनता है उसकी वसूली नहीं करेगा, तब तक वो बंधक अचल संपत्ति उसके पास में बंधक के रूप में रहेगी। परंतु यहाँ पे जो बंधक करता है उसका कोई भी व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा। फिर आता है हक विलेख के निक्षेप के द्वारा बंधक सेक्शन 58। हक विलेख के निक्षेप नहीं, सबसे उससे पहले आता है अंग्रेजी बंधक। सेक्शन 58 के ई में दिया गया है अंग्रेजी बंधक। अंग्रेजी बंधक क्या होता है? अंग्रेजी बंधक सेक्शन 58 के क्लोज ई में, ई से इंग्लिश मॉर्गेज, इजीली याद हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें बंधक संपत्ति का कब्जा अथवा आधिपत्य बंधकदार को सौंप दिया जाता है, जैसे कि भोग बंधक में सौंपते हैं। और बंधककर्ता एक निर्धारित दिनांक को बंधक धन बंधकदार को देने का वायदा करता है। और बंधक विलेख में शर्त रहती है कि बंधक के अनुबंध के अनुसार बंधक धन प्राप्त होते ही बंधकदार उक्त संपत्ति को वापस कर देगा। तो यहाँ पे संपत्ति का कब्जा सौंपा जाता है और बंधककर्ता एक निर्धारित दिनांक को, एक निश्चित दिन को बंधक जो धन है उसको चुकाने का वायदा करता है। अगर यहाँ पर जो बंधक करता है वो धन नहीं चुका पाता तो क्या हो, उसको उपचार प्राप्त होंगे बंधक ग्राही को? बंधकदार न्यायालय के द्वारा बंधक संपत्ति का विक्रय करवा सकता है,
परंतु कुछ परिस्थितियों में बंधक ग्रहीता को बंधक संपत्ति को विक्रय का अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि बिना न्यायालय की अनुमति के भी वह विक्रय कर सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब बंधक ग्राही स्वयं अचल संपत्ति का, बंधक संपत्ति का विक्रय कर सकता है? अंग्रेजी बंधक में बंधककर्ता या फिर बंधकदार में से कोई भी हिंदू, मुस्लिम या फिर बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध या राज्य सरकार के द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित अन्य कोई मूलवंश, पंथ, जनजाति या वर्ग का सदस्य न होने पर न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बंधक संपत्ति का विक्रय बंधकदार कर सकता है। तो कौन कौन करेगा न्यायालय की अनुमति के बिना? कोई भी बंधक करता है, बंधकदार में से कोई भी हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध या राज्य सरकार के द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित अन्य मूलवंश, पंथ, जनजाति या वर्ग का सदस्य नहीं है तो वह न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बंधक संपत्ति का विक्रय कर सकता है। फिर आता है हक विलय के निक्षेप के द्वारा बंधक। पांचवा प्रकार है सेक्शन 58 के एफ के अंतर्गत है बंधक ने हक विलय के निक्षेप के द्वारा बंधक। इसमें क्या होता है? इसमें टाइटल डीड यानी कि जो संपत्ति, अचल संपत्ति, उसके जो कागज है, उसके जो दस्तावेज है, उसको बंधक ग्रहीता के पास जमा करके बंधककर्ता द्वारा धन उधार लिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होगा? जो अचल संपत्ति से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे रजिस्ट्री है, पट्टा है, इनको जैसे टाइटल डीड आदि बंधकदार के पास जमा करा के धन उधार लिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति है उसको धन की अति आवश्यक ज़रूरत पड़ जाती है, अत्यावश्यक कार्य हो जाता है, जिसकी वजह से उसको अर्जेंटली धन की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे व्यापार आदि में होता है। ऐसे में बंधक विलय तैयार करने में टाइम लग जाता है और इतना टाइम बंधककर्ता के पास में नहीं होता है। तो उस समय जो अचल संपत्ति है उसके जो हक विलेख है, जिसका जो टाइटल डीड है, उसको जमा कराकर धन उधार लिया जा सकता है। इसमें रिटर्न डीड की या उसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अचल संपत्ति की टाइटल डीड जमा करा के धन उधार लिया जा सकता है और कोई भी विलेख वगैरह तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। हक विलेख के निक्षेप के द्वारा जो बंधक है वो कहाँ केवल कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या उन नगरों में जहाँ की इसकी सूचना राज्य सरकार के द्वारा शासकीय राजपत्र में जारी कर दी गई है, केवल वहीं पर हक विलेख के निक्षेप के द्वारा बंधक किया जा सकता है। हक विलय के निक्षेप के द्वारा बंधक में क्या होगा? जहाँ अर्जेंट आवश्यकता है वहाँ पर जो अचल संपत्ति है उसकी जो टाइटल डीड है वह बंधकदार के पास, बंधक ग्रहीता के पास में बंधक के रूप में रखी जाती है। उनको वो जो टाइटल डीड है उसको सौंप दी जाती है और उसके एवज में उसकी सिक्योरिटी पर धन उधार लिया जाता है और कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। फिर आता है विलक्षण बंधक। लास्ट है विलक्षण बंधक सेक्शन 58 के क्लोज जी में। ये क्या कहता है? विलक्षण बंधक क्या होता है? विलक्षण बंधक एक ऐसा बंधक होता है जो किसी भी प्रकार का बंधक, उसमें उसके जो कैरेक्टर है वो किसी भी प्रकार के बंधक से मेल नहीं खाते। जब कोई बंधक सादा बंधक, सशर्त विक्रय के द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक, हक विलय के निक्षेप के द्वारा बंधक में से किसी भी बंधक से मेल नहीं खाता तो उसे विलक्षण बंधक कहा जाता है। इसे सामान्य अर्थ में कह सकते हैं दो या अधिक बंधक के रूप, यानी कि ऐसा बंधक जिसमें दो या अधिक बंधक के रूप मिलते हैं या प्रकारों के समन्वय से गठित होता है, उसे विलक्षण बंधक कहा जाता है। जैसे कि एक बंधककर्ता 5 लाख रुपए के ऋण की प्रतिभूति के रूप में अपने मकान के हित का अंतरण करता है तथा उस संपत्ति का कब्जा भी बंधकदार को परिदत्त कर देता है एवं 5 वर्ष तक बंधक धन का भुगतान नहीं होने पर स्वयं को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है। यहाँ पे बंधक विलक्षण बंधक है। क्यों? क्योंकि इसमें सादा बंधक और भोग बंधक के तत्व शामिल है। तो ये तो हो गए सारे बंधक के प्रकार। सेक्शन 58 के क्लोज ए में सारी डेफिनेशंस दी गई है और सेक्शन 58 के क्लोज बी से लेके जी तक में इसके प्रकारों के बारे में दिया गया है। टोटल 6 प्रकार के होते हैं बंधक। तो ये तो इसके डेफिनेशन के प्रकार हो गए। अब सेक्शन 59 क्या कहता है? सेक्शन 59 कहता है कि यदि प्रतिभूत मूलधन 100 रुपये या अधिक है
यानी कि जो उधार लिया गया धन है वो 100 रुपये से अधिक है, वहाँ वह बंधककर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्ष्यों के द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जाएगा। परंतु जहाँ हक विलेख के निक्षेप के द्वारा बंधक किया जाता है, वहाँ यदि प्रतिभूत मूलधन 100 रुपये से ज़्यादा है तो भी पंजीकरण आवश्यक नहीं होता है। तो अगर जो प्रतिभूत मूलधन 100 रुपये उससे अधिक है तो वहाँ पे उसका लिखित होना आवश्यक है, उसका प्रमाणित होना आवश्यक है, कम से कम 2 साक्ष्यों के द्वारा रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। परंतु हक विलेख के निक्षेप में चाहे प्रतिभूत रकम कितनी भी हो, 100 रुपये से ज़्यादा हो, तो भी वहाँ पर उसका पंजीकरण आवश्यक नहीं होता है। परंतु जो सादा बंधक है, जिसमें कि जो बंधक संपत्ति उसका कब्जा बंधकदार को नहीं सौंपा जाता है, वहाँ पर बंधक राशि चाहे 100 रुपये है, चाहे 100 रुपये से ज़्यादा है, चाहे 100 रुपये से कम है, यानी कि 100 रुपये से कम है राशि, तो भी वहाँ पर पंजीकरण आवश्यक होता है। तो सादा बंधक में हमेशा पंजीकरण आवश्यक होगा, हक विलेख के निक्षेप में पंजीकरण आवश्यक नहीं होता है। तो सादा बंधक में पंजीकरण आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि इसमें बंधक संपत्ति का कब्जा नहीं दिया जाता है, इससे इसका पंजीकरण किया जाना आवश्यक होता है। तो आज हमने पढ़ा बंधक, उसके प्रकार, यानी सेक्शन 58 और सेक्शन 59 कहता है कि अगर प्रतिभूत मूलधन 100 रुपये से अधिक है तो उसका लिखित होना आवश्यक है, उसका प्रमाणीकृत होना आवश्यक, रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। परंतु हक विलेख के निक्षेप में पंजीकरण आवश्यक नहीं है, चाहे मूलधन कितना भी हो, कितना भी ज़्यादा हो। सादा बंधक में चाहे मूलधन कितना भी कम क्यों ना हो, उसका पंजीकरण आवश्यक होता है। थैंक यू।